नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, जिस तरह से आप जानते हैं, कल फिर से आतंकवादियों ने अपनी कायराना हरकत का शिकार बनाया राकेश पंडित, जो कि भाजपा के नेता भी और काउंसलर भी हैं। पर सवाल ये बड़ा खड़ा होता, क्या आज सियासी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा, वो चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखे हैं। जिहाद, सबसे पहले अपनी जनता को बताना चाहेंगे कि आखिर जिहाद है क्या। जिहाद है अपने माता पिता के हक की लड़ाई करना, जिहाद है किसी मजलूम को उसका हक दिलाना, जिहाद है किसी बेबस की मदद करना, उसके लिए आवाज उठाना। जिहाद ये नहीं कहता कि आप किसी मासूम का खून बहाइए, किसी बेगुनाह को मौत के घाट उतारे। आखिर क्यों नहीं लोग समझते, क्यों इस आड़ में कितने ना जाने बेगुनाहों का भी खून बहाना बाकी है या बहा रहे हैं। चलिए, इसी विषय में आज बात करने हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं युद्धवीर शेट्टी, जो भारतीय जनता पार्टी के यूटी के वाइस प्रेसिडेंट है। चलिए जानते हैं सर, आपका स्वागत है। पहले धन्यवाद जी। क्या कहना चाहेंगे युद्धवीर सर? पहले भी अजय पंडित था, अब राकेश पंडित था, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, यानी क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरह का माहौल है कि सियासी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, या इसके पीछे की कोई वजह हो रहा है सर? जिस प्रकार से कल हमारे बड़े अच्छे कार्यकर्ता, हमारे सैनिक भारतीय जनता पार्टी के राकेश पंडित जी को रात के अंधेरे में बुजदिली तरीके से मारा गया और निर्मम हत्या की गई। पहले भी जैसे आपने बोला, पॉलिटिकल लीडर्स की हत्या करना, इसका सबसे बड़ा यही कारण है कि दो विचारधाराएं जो चल रही हैं यहाँ पे। जो एक तो विचारधारा राष्ट्रवाद की विचारधारा जो देश को मजबूत करना चाहती है, और दूसरी विचारधारा यहाँ पे जो आज कुछ लोग नहीं, मैं तो कहता हूँ काफी लोग जो चाहते हैं कि भारतीय जो हमारी संस्कृति, हमारी विचारधारा, उसको कमजोर किया जाए, भारत को दो हिस्सों में बांटा जाए। ऐसी जो ताकतें हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, वो राजनीतिक तौर पर लोकतांत्रिक ढांचा किस प्रकार से कमजोर हो कश्मीर के अंदर, और 370 के बाद आप लोगों ने देखा कि जो हुर्रियत या JKLF या ऐसे नेता थे जो कश्मीर में बैठे आकाओं के इशारे पे चलते थे, वो तो कहीं ना कहीं चुप करा दिए गए। आर्मी फोर्सेस में मनोबल इतना ऊंचा है कि उन्होंने किस प्रकार से सैकड़ों की तादाद में आतंकवादियों को मारा। लोकतांत्रिक ढांचे के अंदर चुनाव सबसे बड़े महत्व रखते हैं। 2 या 4% चुनाव की परसेंटेज लेकर यहाँ के चीफ मिनिस्टर या मंत्री बनने वाले, जो परिवारवाद की राजनीति करते थे और बैटिंग करते थे, इस बार तेरी बारी, इस बार मेरी बारी, कहीं ना कहीं उनको भी चुप करा के बैठा दिया गया, क्योंकि वो लोग भी कहीं ना कहीं पे अपने बयानों से पाकिस्तान में बैठे लोगों को खुश करते थे। आतंकवादियों का मनोबल गिर चुका है। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो इशू लेकर वो कश्मीर का पूरे विश्व भर में, और खासकर पाकिस्तान जो विश्व भर को गुमराह करता था और अपनी दुकानदारी चलाता था, वो कहीं ना कहीं हिल चुकी है। अब इन DDC के चुनावों के बाद जब 65 से 70-75% वोटिंग हुई वहां पे, तो ये लोग घबरा गए। इनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने वो लोकतांत्रिक ढांचे को जो मजबूत करने की प्रक्रिया थी, उसको कहीं ना कहीं अंजाम दे दिया, और वहां के लोगों की सोच भी बदल गई। उनको समझ आ गया कि ये लोग जो अपने घर को भरते हैं, अपने बच्चों को तो विदेशों में पढ़ाते हैं और हमारे बच्चों को हाथ में पत्थर पकड़वाते हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों ने भी इसके ऊपर ये सोच बना ली कि हम लोग अब राष्ट्रीय धारा के साथ चलेंगे। और नरेंद्र भाई मोदी भी उन्होंने विश्वास रखा। जब पीछे भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम आया कि तिरंगा और हर बूथ के ऊपर नेम प्लेट लगेगी भारतीय जनता पार्टी के बूथ प्रधान की, और अब 30 तारीख को भी जब 7 साल हुए, उसके ऊपर भी जिस प्रकार से गांव गांव में कश्मीर के अंदर कार्यक्रम किए गए सेवा भाव के, सेवाई संगठन के, तो ये लोग हिल गए। इसलिए ये लोग ये वारदात देते हैं कि लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर किया जाए। कोई किसी जाति धर्म या किसी व्यक्ति का नहीं खेल, ये खेल उन दरिंदों का है जो देश में बैठ के देश को लूटना चाहते हैं,
बाहर के लोग तो आतंकवादी यहां पे आते हैं, पर अंदर बैठे जयचंद भी उनका साथ दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने देश का पहली बार भी 47 में बंटवारा करवाया और दूसरा बंटवारा कराने की राह पे चल पड़े हैं ये लोग। युद्धवीर जी, लगातार आप देख रहे हैं जिस तरह से अब कश्मीरी पंडितों को एक तरफ से महबूबा मुफ्ती जब बात गठबंधन सरकार थी, कहा गया था कि इनको बड़े मान सम्मान के साथ दोबारा इनके लिए कॉलोनीज बनाई जाएंगी और इनको वापस लाया जाएगा, जो विस्थापित कश्मीरी पंडित यहाँ पर, और दूसरी तरफ ही उन्हीं कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा। आप क्या कहना चाहेंगे इसके पीछे के किस तरह की ये सियासत चल रही है, या कुछ और मुद्दा है, या मकसद कुछ हो रहा है? क्योंकि देखा जाए कुछ देर से लगातार सियासी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, या तो यूं कहें आतंकवादी, या जो कि जिस तरह से आपने कहा कुछ ऐसी ताकतें हैं जो कि अपना ही डर लोगों के अंदर, और वो चाहती नहीं है कि सियासी पार्टी कोई भी उभर कर सामने आए ताकि हमारा जो सिक्का जमा रहे। क्या कहेंगे इसके बारे में? कहीं ना कहीं पे जो कश्मीरी भाई हैं हमारे, भारतीय जनता पार्टी एक मुद्दा लेके चल रही है कि इनको वापस वहां पे बसाना है, इन लोगों को वापस लेके जाना है। ये भी एक मुद्दा है, कहीं ना कहीं डर है उन लोगों के जहन में कि जो हिंदू विहीन घाटी की थी, कहीं ना कहीं वापस हिंदू वहां ना बस जाए, फिर वहां पे हर धर्म जाति का व्यक्ति दोबारा ना वहां पे पनप पाए। जो लोग कश्मीर के रास्ते पूरे देश को बर्बाद करना चाहते थे, उनको लगता है कि कश्मीर में कहीं ना कहीं रुकावट लग रही है। जो वो दीवार समझ रहे थे इस देश का, यहां से हम लोग आतंकवाद का जो फैक्ट्री है वो चलाएंगे और पूरे देश भर में घुमाएंगे। इसलिए आज ये लोग, इनको लगता है कि जो पीछे हजारों की तादाद में कश्मीरी पंडितों को, भाइयों को नौकरी दी गई, और वो लोग आहिस्ता आहिस्ता वहां पे उनके परिवार बसने शुरू हो गए हैं, वहां फ्लैट्स भी बनाए गए हैं, वहां पे कहीं ना कहीं पे ऐसी व्यवस्था भी बनाई जा रही है कि ये लोग वहां बसें। और सर, जिस तरह से अभी पहले अजय पंडिता जी, अब राकेश पंडिता जी, फिर से उनका वही मनोबल टूट चुका कि जो एक सोच। साथ से वसीम बारी जी भी मारे गए वहां पे, कई मुस्लिम नेता भी मारे गए हमारे। वसीम बारी का अगर देखें तो उसका तो भाई को भी, उसके फादर को भी मार दिया, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। उसके अलावा कई मुस्लिम भाइयों को मारा गया। क्या कहेंगे, बीजेपी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है? कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि बीजेपी यहां का जो माहौल है, जो 70 साल का जो साया यहां पे आतंकवाद का है, उसको 370 खत्म करने के बाद ये लोग दोबारा कश्मीर को स्वर्ग बना देंगे, और जो इनके मंसूबे हैं वहां के लोगों को गुमराह करने के, वो कहीं ना कहीं खत्म कर रहे हैं। बैक टू विलेजेस के दौरान भी कहीं वहां डेवलपमेंट के कार्य हुए, वहां तो बच्चों को सिर्फ पत्थर पकड़ाए जाते थे, वहां तो सिर्फ लड़ने मरने की वहां पे इनको शिक्षा दी जाती थी। वहां के कई कर्मचारी आज निलंबित किए जा रहे हैं, जो लोग इसी मुहिम में लगे हुए थे। इस देश का खाना, इस देश को ही लूटना, आज उसके ऊपर कहीं ना कहीं लगाम लग रही है। जो फॉरेन से फंडिंग आती थी वो बंद हो चुकी है वहां पे। अब मनोबल देखें, हौसला देखें हमारे फौजियों भाइयों का, पुलिस का। सैकड़ों की तादाद में आतंकवादी वहां मार दिए गए, और आने वाले समय में वहां पे डेवलपमेंट होगी, वहां भी इंडस्ट्रीज खुलेंगी, वहां भी पैसा आएगा। टूरिज्म के नाम पे सबसे बढ़िया कश्मीर, अगर आप देखें, हॉलीवुड और बॉलीवुड में तो बाद में फैशन आता था, कश्मीर के अंदर पहले आता था। शूटिंग सबसे पहले 100% फिल्मों की वहां होती थी, जो वहां खूबसूरती थी। आज दोबारा इंडस्ट्री, वहां पे फिल्म इंडस्ट्री ने दोबारा पैर जमाना शुरू किया। आज वहां पे दोबारा लगता है कि हम गुड गवर्नेंस की तरफ बढ़ चुके हैं। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि वहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया खत्म किया जाए। इसलिए वो लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों की हत्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको देश प्रेम, भारत माता की जय, तिरंगे का सम्मान, उनके जनून ही कार्यकर्ता हैं। ऐसा जनून देख के वो घबराते हैं, वो कहीं ना कहीं उस जनून को खत्म करना चाहते हैं, उनके अंदर विश्वास पैदा करना चाहते हैं कि वहां पे उनकी सुरक्षा में कहीं ना कहीं
मुश्किल आएगी, इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने के लिए ऐसी वारदातें कर रहे हैं। मैं आपको यह भी बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो मनोबल है, चाहे वो केरला है, चाहे वो बंगाल है, चाहे जम्मू कश्मीर है, हम लोग इस देश को आगे ले जाने के लिए, इस देश के अंदर हम लोग तिरंगे के सम्मान के लिए, भारत माता के जय के लिए और इस देश को परम वैभव पे ले जाने के लिए हर कार्यकर्ता अपनी जान हथेली पे रख के इन जम्मू कश्मीर, केरला और असम और कहीं भी कोई ऐसी यहां पे मुश्किल आएगी, हम लोग खड़े हैं। ये हमारा मनोबल नहीं गिरा सकते। हम जो एजेंडा लेके चल रहे हैं इस देश को परम वैभव पर लेके जाने का, वो पूरा करके ही लेंगे। सर, इन सारी घटनाओं को आप क्या, किस तरह से पाकिस्तान को इनके साथ जोड़ना है, क्या आपका विचार है इसके बारे में? सर, जो पाकिस्तान में बैठे आका थे वो भी घबरा चुके हैं। जो उन्होंने वहां पे फैक्ट्री लगाई हुई है आतंकवादी बनाने की, आज वो सरहद पार से इस पार आने के लिए भी डर रहे हैं। पहले तो एक आतंकवादी मरता था, दूसरा कमांडर पैदा हो जाता था। आज तो कमांडर का नाम सुनते भी वहां के ये जो आतंकवादी हैं डर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर खुद की भूख है, खाने को है नहीं वहां पे। जिस प्रकार से वहां पे चाहे हिंदू हैं, चाहे वहां बौद्ध हैं, कोई भी धर्म के लोग हैं, जो मिनॉरिटी में है, उनका वो क्या हाल करते हैं सारा विश्व जानता है। वो लोग सिर्फ कश्मीर के नाम पे आतंकवादियों की दुकानदारी चला के बाकी देशों से मदद लेकर वो लोग अपने देश को चलाना चाहते हैं। पर आज वो भी, अगर आप विश्व के अंदर देखें, वो भी दारकिनार हो चुके हुए हैं। कोई भी देश उनकी मदद नहीं करना चाहता। पर उनको लगता है धर्म के नाम पे लोगों को भड़काकर वो लोग जिहाद का नाम लेकर यहां पे वो लोग जो हमारे बच्चे हैं उनका जो दिमाग खराब करेंगे। पर मैं आपको बता दूं, 370 से पहले की दुकानदारियां थी वो बंद हो चुकी हैं। जो 370 के कारण वहां आतंकवाद था, बेरोजगारी थी, वहां पे डेवलपमेंट के नाम पे जीरो थे। जो सेंटर से पैसा आता था सिर्फ 2-3 परिवार अपने जेब भरने का काम करते थे, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते थे और इन बच्चों को पत्थर पकड़वाते थे। खत्म है। 1.5 साल के अंदर आप देखें 0% घटनाएं पत्थरबाजी की हो चुकी हैं। आने वाले समय में भी इस लोकतांत्रिक ढांचे के तहत चुनाव होंगे। जो पार्टी जीत के आएगी वो डेवलपमेंट की तरफ चलेगी। पर 370 से पहले जो जुल्म यहां किए गए थे, अब वो जुल्म यहां नहीं होंगे, ये पक्की बात है। युद्धवीर जी, एक और बड़ी ही विडंबना की बात है, जिस तरह से किलिंग्स हो रही है पॉलिटिकल पार्टी में, कोई भी कश्मीरी जो नेता है, क्योंकि कश्मीर के नेता यही कहेंगे, उनकी तरफ से कोई बयानबाजी नहीं नजर आती। जम्मू में हलचल जरूर होती है कि कंडेम किया जाता है, चाहे वो किसी कम्युनिटी की हो, किसी भी पार्टी की हो, कंडेम किया जाता है जब भी किसी नेता की इस तरह से आतंकवादियों की जो कायराना हरकत का शिकार होते हैं। पर कश्मीर के जो कश्मीर बेस्ड पार्टियां या उनके नेता हैं, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आता। उनका पहले कल्चर यही था। जिस दिन कोई आतंकवादी मरता था, सफेद चुन्नी लेकर ओढ़ के उसके घर पे जाके बैठ जाना। और जिस दिन कोई भारतवासी, कोई हिंदुस्तानी जो शहीद होता था उसके घर नहीं जाना, या आर्मी का जवान मरता था तो इनके मुंह से एक भाषा नहीं फूटती थी उसके लिए। आज भी ये उसी राह पे हैं। आज भी वहां के जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको समझ आना चाहिए, जो पिछली प्रैक्टिस है वो बंद करके देश जिस राह पे चलना चाहता है, कश्मीरियत और जमहूरियत, उसको मजबूत करने के लिए आप लोगों को लोगों के अंदर जाना पड़ेगा। ट्वीट वाली जो सुबह सुबह उठ के राजनीति खत्म करनी पड़ेगी। लोगों के बीच में जाके विश्वास पैदा करना पड़ेगा, तभी हमारा जम्मू कश्मीर आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल सर। नहीं तो किसी दिन लोगों ने उठकर इन पॉलिटिकल लीडर को नहीं छोड़ना। 1.5 साल 1 साल अंदर रहने पर भी
जब ये लोग अंदर थे 370 के बाद, एक भी पॉलिटिकल पार्टी के इनके कार्यकर्ता ने या लोगों ने इनको बाहर निकालने की आवाज नहीं उठाई। इनसे इन लोगों का ग्राफ दिखता है लोगों के अंदर। चलिए युद्धवीर जी, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और आखिरी सवाल आपसे करेंगे, समय की कमी रहते हैं, हम आपका भी ज़्यादा समय नहीं लेंगे। जम्मू वासियों की हम बात करते हैं, आज हर जगह हर गली मोहल्ले में वाइन शॉप को लेकर धरने प्रदर्शन किया जा रहा है। शायद आपके एरिया में भी होंगे, आपने कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट कर दिया होगा। ये चीज़ कश्मीर में देखने को नहीं मिली, क्योंकि इस तरह से वाइन शॉप वहाँ नहीं खुल रही, पर जम्मू में खुल रही हैं। क्या कहना चाहिए इसके बारे में? कहीं ना कहीं आज आम जनता रोष में है, क्योंकि गली मोहल्लों में अगर दुकानें खुलेंगी, ऑब्वियसली जैसी संगत वैसी रंगत, ये लोगों का कहना है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? भारतीय जनता पार्टी कहीं भी शराब के हक में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन यहाँ पे कोई ऐसा कानून आएगा जम्मू कश्मीर के अंदर, अभी तो कानून के तहत यहाँ शराब बिक सकती है। पर गली मोहल्लों में दुकानें मैं वही बताने जा रहा हूँ। हम लोग कॉरपोरेशन से बोलेंगे, उनके संज्ञान में लाएंगे कि कभी भी कोई ऐसी शराब की दुकानें खोलनी है वो म्युनिसिपल लिमिट के बाहर खोलनी चाहिए, ऐसे किसी मॉल में या मार्केट में खोलनी चाहिए, यहाँ किसी के परिवार या किसी के बच्चों को नुकसान ना हो। और एक्साइज जो डिपार्टमेंट है उसके संज्ञान में भी परसों लाया गया था, डीसी और डिपकॉम के भी संज्ञान में लाया गया है कि कहीं भी कोई भी यहाँ पे लोगों द्वारा आवाज उठाई जा रही है कि इस जगह दुकान नहीं खुलनी चाहिए, वहां पे वो दुकान नहीं खुलनी चाहिए। दुकान का जो लाइसेंस है वो व्यक्ति के नाम है, ना कि किसी दुकान के स्थान पे या उस दुकान के नाम का है, और उस दुकान को वहां से शिफ्ट करा देना चाहिए। ना ही कभी भी किसी की सेंटीमेंट के साथ खेल के वो दुकान खुलनी चाहिए। और आने वाले समय में इस बार तो जो भी टेंडर्स आप लोगों ने किए हैं, मैं यही कहना चाहता हूं, कोई भी कारपोरेशन के जो कमिश्नर साहब हैं उनसे यही निवेदन है कि रिहायशी एरिया में कोई भी शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए। बिल्कुल सर, आपने सही फरमाया। हम सीधा मिसाल आपको बता रहे हैं, हमने बड़ा अच्छा जवाब दिया। न्यू प्लॉट की बात करें, न्यू प्लॉट के आगे कृष्णा बिल्डिंग, वहां पर रिहाड़ी कॉलोनी सरवाल की बात करें, पटोली की बात करें, लगातार आज 3 दिन से वहां धरना प्रदर्शन। इवन कि बच्चियां भी, छोटी छोटी बच्चियां आ रही हैं। कश्मीर की एक छोटी सी बच्ची ने अपना वीडियो वायरल हुआ तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उसका संज्ञान लिया और बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस के समय निर्धारित कर दिया। हमारी छोटी छोटी बच्चियां, कल जो आपने वीडियो शायद देखा होगा, लगातार वो गुहार लगा रही हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि शराब की दुकानें घरों के पास ना खुली। अब हम सवाल जम्मू वासियों का, हमारा नहीं है, हमारी जनता का, क्या कश्मीर की बच्ची का इतना इम्पैक्ट हो गया कि गवर्नर साहब तक बात पहुंच गई, माननीय प्रधानमंत्री जी तक? तो जो हमारे जम्मू की बच्ची हैं उनकी आवाज पहुंचती है या नहीं पहुंचती, ये सवाल। पिछले दिनों में चबूतरा चौक के अंदर हमारी बहनें बाहर निकली थी, दुकान यहाँ पे नहीं खुलनी चाहिए। अंदर हमारा महिलाओं का हॉस्टल है, छोटी छोटी बच्चियों का घर का रास्ता यही है, घर के नुक्कड़ पे दुकान नहीं खुलनी चाहिए। मेरा भी वहाँ जाना हुआ। सर रास्ता की बात, पास मंदिर, पास मस्जिद, पास स्कूल है, तो ये किस और जम्मू जा रहा है? मेरा वहाँ पे जाना हुआ, उसके बाद डीसी और डिपकॉम से बात हुई और उन बहनों की, उन बच्चों की बात सुनी गई। वहाँ से उस दुकान को एनओसी नहीं मिली, वो व्यक्ति कहीं और देख रहे हैं। हम किसी व्यापारी के खिलाफ नहीं हैं, पर जहाँ पे आवाज उठती है, जहाँ लोगों के सेंटीमेंट हर्ट होते हैं, वहाँ पे वो दुकानें उसी वक्त उठा लेनी चाहिए। उनको प्रॉपर प्लेस पे लेके जाना चाहिए कि किसी व्यक्ति को, उनके सेंटीमेंट्स को, खासकर हमारी बहनों को कोई नुकसान ना हो। बिल्कुल, धन्यवाद युद्धवीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर यूटी के वाइस प्रधान, और बड़ी ही अच्छी तरीके से उन्होंने जो वाइन शॉप का मुद्दा था, ये हमारा नहीं, हमारे आम जनता का था, हमारी बहनों का, हमारी बच्चियों का था, जो इनके समक्ष रखा। उन्होंने बड़ी ही अच्छी तरह से स्पष्टीकरण किया कि इस पर प्रशासन को भी संज्ञान लेना चाहिए कि अगर रेजिडेंशियल एरिया से आम जनता की, बहनों की, बच्चियों की आवाज उठ रही है कि वहां पर वाइन शॉप्स नहीं खुलनी चाहिए, तो उस वाइन शॉप को एनओसी नहीं मिलनी चाहिए, कहीं और जगह कोई निर्धारित जगह करें ताकि वहां जाकर खोले, ताकि आम जनता के सेंटीमेंट्स को हर्ट ना हो। और साथ ही साथ ये चेतावनी दी है जिहादियों को, जो लोग हमेशा अपनी कायराना हरकत को प्रमाण देते हैं और लगातार मासूमों की जान लेते हैं।
तो कहीं ना कहीं हम सैल्यूट करते हैं अपनी फोर्सेस को। हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस हो, चाहे हमारी पैरामिलिट्री फोर्स हो, आर्मी हो, बीएसएफ हो, आईएसएफ हो, आईटीबीपी हो, हम उन फोर्सेस को सैल्यूट करते हैं। उन्होंने भी सीना ताना है ऐसे आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना। और जिस तरह से युद्धवीर जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा देशभक्त राष्ट्रवाद रही है और पीछे नहीं हटी, ऐसे आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम। और कहीं ना कहीं हमारा देश वीरों का देश है। हमारा देश कुर्बानियां, बड़े बड़े वीरों ने अपने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी हैं और आज भी वो खून दौड़ता हर एक देशवासी में, हर एक जम्मू कश्मीर की जनता में। और कहीं ना कहीं आज कश्मीर भी की जनता भी आज अमन और सुकून चाहती होगी। वो भी चाहती हो हमारी ज़िंदगी फिर से वैसी ही पटरी पर आई जैसी कि आतंकवाद से पहले। चलिए देखते हैं, समय बदलता है, सोच भी बदलती है, पर कहीं ना कहीं देश और जम्मू कश्मीर भी बदलेगा। अगर नया रूप देखेंगे जम्मू कश्मीर का आने वाले समय में। और ज़रूरत है हमारी जनता के सहयोगी, चाहे वो जम्मू की हो चाहे वो कश्मीर की हो। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।